तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्राइव करने के लिए पहले कंसिडरेशन देख लेते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और ई के बराबर चार्ज होता है। वो रिवॉल्व कर रहा है एक हाइड्रोजन एटम में अराउंड अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का ई, यानी कि होता तो पॉजिटिव है लेकिन होते चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो दोनों के पास बराबर हैं और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट स्पीड v है। जैसे कि इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा है, ये आ गया सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान का डिस्टेंस है r और r ही हमारे पास रेडियस है इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट का। ठीक है ना, इसी पे हम लोगों ने बेसिकली काम करना है। अच्छा जी, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस देन दो फोर्सेस होती हैं जो कि उसके मोशन को बैलेंस कर रही होती हैं। ठीक है, एक तो फोर्स यहाँ पर है जो कि प्रोटॉन इसके ऊपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में है। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोटॉन क्योंकि स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि ये अट्रैक्ट हो नहीं रहा है, ये तो रिवॉल्व कर रहा है, तो यकीनन कोई ना कोई फोर्स होगी जो कि इसको बैलेंस करेगी। और वो कौन सी फोर्स होती है जो सेंटर से अवे लेकर जाती है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो याद रखिए, एक फोर्स तो है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में अट्रैक्शन की पाई जा रही है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अवे ले जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। कूलम्स फोर्स आ गई सबसे पहले, F इज इक्वल टू ये के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कैसे है आपको पता है, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला F बराबर होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जबकि यहाँ पर जो दोनों चार्ज हैं वो दोनों के दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ई के ही बराबर है ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है बट है तो दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड वो ई है। तो के ई मल्टीप्लाई बाय ई यानी कि ई स्क्वायर और ओवर का आर स्क्वायर तो लिखा वही है। तो कूलम्स फोर्स को तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ से ड्राइव किया, एफ इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, यहाँ पर एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा के ई स्क्वायर ओवर आर और यहाँ पर आ जाएगा एम वी स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। देखो, हम रेडियस मालूम कर सकते हैं ना, आर हमें मालूम करना है, फॉर्मूला तो आर का ही चाहिए। हम मालूम कर सकते हैं कि हमें पता है कूलम्स कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है ये वी हमें नहीं मालूम। इस वजह से यहाँ पे रुक जाते हैं, पहले ज़रा वी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं फिर हम आगे देखेंगे। बहुत सा एटॉमिक मॉडल जो था उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम वाला एक पॉस्टुलेट पढ़ा था, जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h ओवर 2 पाई का। जो एंगुलर मोमेंटम है जो कि एक्चुअली एम वी आर के बराबर होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि क्वांटम नंबर जो भी ऑर्बिट का होता है इन टू एच अपॉन 2 पाई होता है, यानी कि एम वी आर बराबर होता है एन एच ओवर 2 पाई। ये हमारा पॉस्टुलेट है बहुत एटॉमिक मॉडल का। और इसी वजह से सवाल के अंदर मेंशन होता है कि भाई आपने बहुत एटॉमिक मॉडल इस्तेमाल करते हुए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्राइव करना है। अच्छा जी, तो v की वैल्यू निकाल लेंगे तो v बराबर आ जाएगा एन एच ओवर 2 पाई एम आर के बराबर। ठीक है, एम और आर इस तरफ जाके डिवाइड हो गए और अब हमें क्या चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए थी v के स्क्वायर की। तो एक काम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो v स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि अभी इससे पहले हम लोग देख रहे थे नाम। सो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे तो के ई स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर था, तो ऑलरेडी हम स्क्वायर कर चुके हैं, तो पूरी की पूरी इस वी स्क्वायर की वैल्यू को ही पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक एम से एक एम हो जाएगा कैंसिल और एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू भी हमें आर की चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इस आर को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में और के ई स्क्वायर को इधर ले आते हैं डिवाइड में, ताकि आर की वैल्यू हमारी अलग हो जाए। तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। ठीक है ना, मैंने बताया था हम इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके तो आर को अलग करेंगे, यही हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है ना, ये हमें दे सकती है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेकिन अब हमें तो nth ऑर्बिट का फॉर्मूला चाहिए। तो nth ऑर्बिट के फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, रेडियाई मालूम कर लेते हैं वेरियस ऑर्बिट्स का। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को पुट करके। n1 होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, h
6.64 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। उसके बाद हमारे पास आ रहा है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम। k कूलम्स कांस्टेंट होता है 9 एक्सपोनेंट 9 और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, जो कि एक्चुअली हम लोगों ने ड्राइव की थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k ई स्क्वायर m। बाकी पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा n स्क्वायर 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर पाई की वैल्यू का स्क्वायर k ई स्क्वायर m। ठीक है, ई का भी स्क्वायर करना है। और जैसे ही आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा R1 का 0.53 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, अब अगर मुझे इसी की मदद से निकालना हो हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, तो हमें सिर्फ n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा। बाकी सारी वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, और जब सारी वैल्यूज सेम रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आएगा अदर ऑर्बिट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क आएगा ना वो इसका आएगा n का। तो 1 के स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट्स रखेंगे तो वही आंसर आएगा जो इससे पहले आ चुका है। अच्छा, ये एक्सपोनेंट -10 मीटर जो है ना, ये बराबर होता है एंगस्ट्रॉम के। तो बेहतर ये है कि याद भी रखना आसान हो जाएगा। आप याद रखिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज टू द पावर -10 मीटर होता है। तो इस वैल्यू को याद रखना आसान है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, क्योंकि R2 की बात हो रही है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 पुट करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और मल्टीप्लाई कराएंगे अगर उसको 0.53 से तो आ जाएगा 2.12, और यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम। इसी मदद से हम निकाल सकते हैं R3 यानी कि तीसरे ऑर्बिट का रेडियस। बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पर आ जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.53, ये हो जाएगा 4.77, जो कि हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट का रेडियस है। और अगर आप पैटर्न समझ गए हो तो 0.53 तो अपनी जगह ही रहता है, सिर्फ जिस ऑर्बिट की बात कर रहे होते हैं उस ऑर्बिट के नंबर का यहाँ पे स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब अगर मुझे nth ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो Rn बराबर आएगा n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। और ये जो फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला है, n की जगह पे आप n की वैल्यू पुट करोगे, अपने आप किसी भी हाइड्रोजन के ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। यानी कि बेसिकली आपने ये वैल्यू याद रखनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करनी है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की। तो कंसिडर कर लेते हैं एक शीट ऑफ चार्ज है जिस पर चार्जेस मौजूद हैं, और एक लार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, और इनफाइनाइट एक्सटेंट में है और पॉजिटिव चार्ज हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, यूनिफॉर्मली एक साइड पर चार्जेस मौजूद हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि उस सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और जैसे कि शीट जो है वो इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगी शीट पर। यानी कि जैसे कि शीट ये आपको नजर आ रही है अभी स्क्रीन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम बाहर की तरफ आ रही होंगी स्क्रीन से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले मैंने बताया था पहले भी और अभी दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कभी भी अगर अप्लाई करना हो गॉसेस लॉ को तो उस और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो तो उसके लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला यह है कि आपने एक गॉसियन सरफेस को सपोज करना है। दूसरे नंबर पर आपने टोटल फ्लक्स पता करना है अपनी कैलकुलेशन से, यानी कि फ्लक्स के फॉर्मूले से। तीसरे नंबर पर आपको अप्लाई करना है गॉसेस लॉ, और फिर जो आपका आंसर है, जो गॉसेस लॉ का आंसर है, उसको कंपेयर करना है, तो फाइनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। तो पहले स्टेप के मुताबिक हमने एक पॉइंट P कंसिडर करा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने वो पॉइंट P सपोज कर लिया क्लोज टू द शीट, ठीक है, अच्छा खासा क्लोज है, वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करनी है इसकी तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो कि इसके आर पार गया हुआ है, यानी कि जो शीट ऑफ चार्ज थी उसके आर पार गया हुआ है, और इन सच अ वे दैट द पॉइंट P लाइज इनसाइड द सिलेंडर, मतलब यहीं कहीं पॉइंट P भी मौजूद है जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है। तो मैंने बताया पहला स्टेप यह है कि आप खुद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक वो E डॉट डेल्टा ए होता है, ये हम लिख सकते हैं E डेल्टा ए कॉस थीटा,
और एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर जा रही हैं। और जो भी हम यहाँ पर सपोज करेंगे सिलेंडर, उसका जो कैप होगा उसके भी एरिया ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ऐसे ही है और एरिया भी ऐसे ही है। सिमिलरली अगर इधर से सपोज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ऐसे ही है और जो एरिया है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 0। तो cos 0 बराबर होता है 1 के, तो फाइनल आंसर आ जाएगा E डेल्टा A। तो जो फ्लक्स होगा दोनों साइड से वो E डेल्टा A के बराबर होगा। और ये जो है ना दरमियान वाला, बाकी जो पूरा का पूरा एरिया है इधर हमने सपोज किया है, वरना के ये जो पूरी की पूरी सरफेस है यहाँ पर आप कहीं से ही मेजर करो तो आप देखोगे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। यहाँ से तो फ्लक्स ना होने के बराबर पास हो रहा होगा। एक्चुअली जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो अगर पास हो रही होंगी तो वो दोनों कैप वाली साइड से हो रही होगी, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से। तो इस वजह से हमने लिख दिया E डेल्टा A प्लस E डेल्टा A प्लस 0, ठीक है। और डेल्टा A आपको पता है एरिया है ऑफ द एंड फेस, इधर भी इस साइड पर भी और उस साइड पर भी, तो ये हो जाएगा 2E डेल्टा A। लेट्स से जो आंसर आया है ये फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स का आंसर आया है हमारे लिहाज से। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई कर देंगे गॉसेस लॉ को। तो गॉस लॉ के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स पास होता है किसी भी सरफेस से वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो इनक्लोज कर रही है चार्ज Q को, तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर आ जाएगा 1/ε0 इंटू Q। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो एक आंसर था हमारा वाला, यानी कि ये वाला आंसर 2E डेल्टा A, ये हमारी तरफ से आंसर था। गॉस लॉ के मुताबिक 1/ε0 Q आया है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आ जाएगा 2E डेल्टा A बराबर आएगा Q/ε0। और क्योंकि फॉर्मूला फाइंड करना था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो आ जाएगा Q/2 डेल्टा A ε0। अच्छा, यहाँ पर ये जो Q/ डेल्टा A लिखा है ना, यही शो करता है चार्ज डेंसिटी को, यानी कि चार्ज रिजाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो भी शीट है पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है, जैसे कि हम मास डेंसिटी पढ़ते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी है, यानी कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया। तो उसको हमने इनिशियली सपोज किया था सिग्मा के बराबर चार्ज डेंसिटी, तो जहाँ लिखा था Q/ डेल्टा A, वहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है ये आपको बताएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जो कि हमने पॉइंट P सपोज किया था उस पॉइंट पर। सो कंसिडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, वो जाती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। फिर इसके बाद हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा हुआ है, एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ बराबर है L के, ओके। और अब हमने क्या करा, अब हमने इस वायर में से करंट पास करवाया, ठीक है। जैसे ही हम इसमें से करंट पास कराएंगे तो हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो वायर है, जो कंडक्टर है जिसमें से हम करंट पास करा रहे हैं, ये मूव कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है जिसकी वजह से मूव कर रहा है। और वो कहाँ मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे वो मूव कर रहा होगा इस तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरफ मूव करे। लेकिन हमें यही बात समझनी है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, और वो फोर्स जो अप्लाई होती है उसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने चार्ज के लिए स्टडी करा था, और आज हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने वाले हैं फॉर कंडक्टर, ठीक है। तो याद रखो लेफ्ट हैंड रूल में हमने लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, सीधी सी बात है, सबके पास लेफ्ट हैंड तकरीबन, तो वो जिनके पास लेफ्ट हैंड है वो इजीली इस बात को समझ सकते हैं। देखो अब याद रखो, और मैं पहचानी बता रहा हूँ किस तरीके से याद रखना है। फर्स्ट फिंगर F से स्टार्ट हो रहा है, वो शो करती है फील्ड को, यानी कि अपनी फर्स्ट फिंगर को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड फिंगर जो है वो जो सेकंड के अंदर C आ रहा है समझ लो, उससे याद रखो कि वो शो कर रहा है करंट को। सेकंड फिंगर आपने करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा थंब है वो शो करेगा थ्रस्ट को, या थ्रस्ट को दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, दूसरे लफ्जों में हम उसे कहते हैं फोर्स। सो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि फोर्स किस तरीके से अप्लाई होगी इस कंसीडरेशन में जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फिंगर को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैंने मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज कर लिया, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने अपनी सेकंड फिंगर को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, तो हमने अपनी फिंगर को कर लिया डाउनवर्ड।
फील्ड अभी भी ऐसे ही है, करंट अभी भी इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो आप देखोगे कि जो थ्रस्ट है, जो मैं लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ, जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमारे थंब के मुताबिक अप्लाई होगी आउटवर्ड। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंसिडरेशन है उसमें जो फोर्स अप्लाई होगी कंडक्टर के ऊपर वो अप्लाई होगी बाहर की तरफ। तो अभी फिलहाल ये बात जहन में रखनी है कि जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर को में से करंट पास कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन वो फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन। ओके, तो डेरिवेशन देख लेते हैं। अब डेरिवेशन में कंसिडर कर लेते हैं एक लीनियर कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, यही हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है एल और वो कैरी कर रहा है करंट आई, ठीक है, आई करंट उसमें से कैरी कर रहा है, वो गुजर रहा है उसमें से, और फिर हमने उसको रख दिया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, और फिलहाल जो है जो एंगल बन रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो एंगल जहन में रखना है और इसी फिगर के मुताबिक हमने डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले एक बात कंसिडर कर लेते हैं, अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, देन टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पूरे के पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, वो होंगे NaL के बराबर। अच्छा, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि ये जो है ना, अगर n जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, ये इसको कैपिटल N कर देते हैं ताकि पता लग जाए सारे के सारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे चाहिए सारे के सारे कंडक्टर में, तो ये वैल्यू तो जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, ए एरिया है, एल लेंथ है, और ये जो स्मॉल एन है ना वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इफ़ ई बी द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन देन टोटल चार्ज क्यू जो है वो जाएगा NaLe के बराबर। देखो अब जो फॉर्मूला था क्यू किसके बराबर होता है, क्यू बराबर होता है Ne के, ठीक है, n आ गया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E आ गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और हमने क्या करना है, हमने ये जो कैपिटल N है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल N की वैल्यू मैंने क्या बताई, कैपिटल N की वैल्यू है A इंटू एल के बराबर, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने रिप्लेस कराया तो Q बराबर आ जाएगा NaLe के बराबर, ठीक है, जबकि A आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। अच्छा जी, द फोर्स ऑन Q हम जो है वो एक चार्ज के ऊपर पता कर रहे हैं, Q के ऊपर, जो कि हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी, वो था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के बराबर, तो जहाँ पे Q लिखा है वहाँ पे आ जाएगा NaLe, ठीक है, फोर्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह का काम हमें करना है तो यूनिट वेक्टर लेकर आना पड़ेगा। कंसिडर कर लेते हैं ए विद द यूनिट वेक्टर इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिस भी डायरेक्शन के अंदर जैसे अभी जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो इसी तरीके से मूव कर रहे हैं, तो इधर जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर ए है, यानी जो उसी डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर ए है, तो वो बराबर हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएं तो यूनिट वेक्टर आता है, तो जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसको डिवाइड कराएंगे उसके मैग्नीट्यूड से तो हमें वो यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा ए। जबकि अगर मुझे अभी यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाई हो गया यूनिट वेक्टर a से, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी। अच्छा जी, तो f इज इक्वल टू NaLe, जहाँ पे लिखा हुआ था वेलोसिटी वहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर a इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो उसी के बराबर है, v क्रॉस b की जगह पे जहाँ वेक्टर v लिखा हुआ था वहाँ पे हमने पुट कर दिया यूनिट वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, फिर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हमने क्या करा, इसको हम बाहर ले गए, ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, और लेंथ जो कि बाहर लिखी हुई थी उसको हम यहाँ पर अंदर ले गए, तो a इंटू एल आ गया। अच्छा, जो लेंथ है अब देख लो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मुझे लेंथ की वैल्यू चाहिए तो लेंथ की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये लेंथ है, ठीक है, यानी कि वेक्टर, ये किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है जो भी यूनिट वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए है
और एल का मैग्नीट्यूड, जो भी उसकी लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी वी लिखी है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमने लेंथ वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। अच्छा, ए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि याद रखो जो डायरेक्शन होगी लेंथ की वही डायरेक्शन है वेलोसिटी की भी, ठीक है। चार्जेस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और लेंथ भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो यूनिट वेक्टर दोनों का सेम था। तो ए ही यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होगा लेंथ के मैग्नीट्यूड से तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा लेंथ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया NAVE और L क्रॉस बी। L है लेंथ वेक्टर फॉर्म में और बी तो आपको बताइए मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा जी, अगर हम देख रहे हैं कि टी टाइम लग रहा है क्यू चार्जेस को क्रॉस करने में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चार्जेस जा रहे हैं तो उन्हें टाइम टी लग रहा है, तो हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी बराबर होगी L/T के। तो जहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये एक्चुअली किसको शो कर रहा है? ये L/T को ही शो कर रहा है। अच्छा जी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम वेलोसिटी की जगह पे लिख सकते हैं L/T, ठीक है। हमने क्या करा, जहाँ पे वेलोसिटी थी वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वैल्यू L/T की, तो ये आ गया NALE/T आ गया। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर थी? NALE ये बराबर थी टोटल चार्ज के, ठीक है। NALE टोटल चार्ज के बराबर था, तो इसकी जगह पर Q की वैल्यू आ जाएगी। NALE की जगह पर क्या आ गया? यहाँ पर Q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आ गया Q/T। अब Q/T तो पता ही होगा डेफिनेशन के मुताबिक किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है करंट के। तो जहाँ पे लिखा है Q/T वहाँ पे हम करंट लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया F = I L क्रॉस B। जबकि L आपको पता है किसको शो कर रहा है? L शो कर रहा है यहाँ पर लेंथ को वेक्टर फॉर्म में, और B शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड में हम लिख सकते हैं ILB sin थीटा, क्योंकि हमें पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको जब हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो sin थीटा आता है। तो ये आ जाएगा LB sin थीटा। F = BIL sin थीटा या ILB sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब जो डायरेक्शन है फोर्स की वो परपेंडिकुलर होती है टू बोथ L एंड B। जो फोर्स है वो मैंने आपको बताया हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, और हम उसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। जहाँ फर्स्ट फिंगर शो करती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर शो करती है करंट को, तो फिर हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थंब। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि क्या है कार्नो इंजन। तो देखो, ये एक आइडियलाइज्ड इंजन है जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था सादी कार्नो, उसने इसको आइडियलाइज किया था कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को मैकेनिकल वर्क में। तो देखो, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया था, लेकिन सारी बात यह है कि किस तरीके से हीट को हम कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा मामला इसी चीज़ का है कि किस तरीके से कंटिन्यूसली हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका एक पहला जो आइडिया दिया था वो इसी फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था, सादी कार्नो ने, और फिर उसने अपनी एक डिवाइस बनाई थी जो कि फ्री थी तमाम हीट लॉसेस से और तमाम फ्रिक्शनल लॉसेस से। लेकिन है क्या कार्नो इंजन, वो देख लो। कार्नो इंजन कंसिस्ट करता है एक सिलेंडर पर जिसमें एक आइडियल गैस फिल हुई है, और उसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और उसकी वॉल्स जो हैं वो भी इंसुलेटेड हैं, यानी कि नॉन कंडक्टिंग है। सिर्फ और सिर्फ जो उसका बॉटम है वही कंडक्टिंग है, यानी कि हीट अगर उस सिस्टम के अंदर जा सकती है या उस सिस्टम से रिलीज़ हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है उसके बॉटम से। तो ये कार्नो इंजन काम करता है एक साइक्लिक प्रोसेस पे, यानी कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवाने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस है, उससे गुजारना पड़ता है, और इस साइकिल को कहते हैं कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल कंसिस्ट करती है 4 प्रोसेसेस पर। नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, और नंबर 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम है, यानी कि कार्नो इंजन है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस पर रखा हुआ जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, और फिलहाल जो टेम्परेचर है वो T1 है, ठीक है। और याद रखो, जो कंडक्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बॉटम है, बाकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड हैं, तो उनको जो है वो ना तो वहाँ से हीट आ सकती है ना ही वहाँ से हीट जा सकती है। तो पहला प्रोसेस जो कि है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो, इस प्रोसेस के अंदर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आइसोथर्मल यानी कि सेम टेम्परेचर, और एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज होना वॉल्यूम का। तो इस प्रोसेस के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए उस सिस्टम को एक्सपेंड करवाते हैं। इस प्रोसेस में जो सिस्टम है उसको रखा जाता है एक हॉट बॉडी पर, ठीक है, और फिर उसको एक्सपेंड कराया जाता है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली कैसे एक्सपेंड कराते हैं? प्रेशर को आहिस्ता 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 हम रिलीज़ करते रहते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो गैस है वो उस हॉट बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है, और फिर वो मॉलिक्यूल्स
एक्सपेंड करते रहते हैं, जो गैस है वो एक्सपेंड करती रहती है। तो नतीजे में होता यह है कि गैस का प्रेशर हमने कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस होता है ये कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वर्क डन होता रहता है वो सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि इस सिस्टम के इस प्रोसेस के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस सिस्टम से वो है Q1। तो जहाँ से हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया था वो था प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। और प्रोसेस जब एंड हुआ तो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर रहा कांस्टेंट जो कि है T1। सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाउ हमें सिस्टम को एक्सपेंड तो करवाना है, लेकिन हमें सिस्टम को एक्सपेंड कराना है एडियाबैटिकली। और पिछले 2 लेक्चर्स में इन पर हमने काफ़ी बात की है। एडियाबैट मीन्स इंसुलेटर, यानी कि इस प्रोसेस को हम करेंगे अपने सिस्टम को एक इंसुलेटर पे रखने के बाद, और हमने करवाना क्या है, हमने करवाना है एक्सपेंशन। तो देखो इस प्रोसेस में हमने सिस्टम को रखा एक इंसुलेटर के ऊपर और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर ड्रॉप किया। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को कम कर रहे थे जो गैस थी वो एक्सपेंड हो रही थी, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था। कोई हीट तो हम दे नहीं रहे, तो फिर वो वर्क कहाँ से हो रहा है, तो याद रखो वो वर्क हो रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से। और इस वजह से जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो यकीनन कम हो रही है। तो अगर हम देखें पूरे प्रोसेस को तो हमने उसको स्टार्ट किया था फ्रॉम प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1। और जब प्रोसेस एंड हुआ, जब हमने उसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड कराया तो क्या हुआ, प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद हो गया T2। बट इस प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, कोई भी हीट रिलीज नहीं हुई। थर्ड प्रोसेस जो कि है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, आइसोथर्मल यानी कि सेम टेम्परेचर वाला, और कंप्रेशन यानी कि अब हमें कंप्रेस कराना है गैस को या सिस्टम को। इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम को रखा जाता है एक कोल्ड बॉडी पर, यानी कि जब हम कंप्रेस कराएंगे ऊपर से प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो एक्चुअली टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए गैस के। बट आहिस्ता आहिस्ता वो जो हीट है जो एक्स्ट्रा डेवलप हो रही होगी उस सिस्टम के अंदर, जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी वो थ्रू कोल्ड बॉडी रिलीज होती रहेगी। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है हीट रिलीज होती रहती है, यानी कि हमारे टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि हमने यहाँ पे कंप्रेस कराया है आइसोथर्मली। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, प्रेशर था P3, वॉल्यूम था V3 और टेम्परेचर हो गया था T2। और अब प्रेशर हो गया है P4, वॉल्यूम हो गया है V4 और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, यानी कि T2 ही रहा। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा चौथा प्रोसेस। अब सिस्टम को रखा जाता है एक और इंसुलेटर पे, और प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेस तो कराना है बट एडियाबैटिकली कराना है, कोई हीट देनी नहीं है, ना रिलीज होने देनी है। तो क्या होगा फिर, इस प्रोसेस में जब हम रख देते हैं इंसुलेटर के ऊपर तो प्रेशर हम उतना ही कर देते हैं जितना कि प्रोसेस के शुरू में था, यानी कि P1। वॉल्यूम भी उतना ही हो जाता है जितना कि प्रोसेस के शुरू में था, यानी कि V1। और नतीजे में आप देखें, अब आप कंप्रेस करा रहे हैं गैस को, अंदर एक हीट डेवलप हो रही होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, जो कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर होती है। बट क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हीट के बाहर निकलने का, तो अपने आप जो टेम्परेचर है उस सिस्टम का वो बढ़ जाएगा। तो पहले टेम्परेचर T1 से कम होकर T2 हुआ था, अब टेम्परेचर दोबारा से बढ़कर हो जाएगा T1, यानी कि हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था P4, V4, T2, और अब वो दोबारा से कहाँ चला गया, P1, V1, T1 पर, यानी कि वही इनिशियल स्टेट। और साइक्लिक प्रोसेस की पहचान ही है कि इनिशियल स्टेट वापस आ जाती है। फिर इसी सिस्टम को उठा के रख दिया जाता है एक और हॉट बॉडी के ऊपर, जहाँ पर वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है Q1। ठीक है, तो ये प्रोसेस फिर लगातार चलता रहता है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो कंटिन्यूसली अब अगर आप ऑब्जर्व करो कि जो पिस्टन की मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है, अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन थी आपके आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन में यहाँ तक आ गया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन में यहाँ तक चला गया, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो थ्रू आउट अगर इस सारे प्रोसेस को देखो तो आप देखोगे जो सिस्टम है वो एक्सपेंड हो रहा होगा, फिर कंप्रेस हो रहा होगा, यानी कि कंटिन्यूसली वो जो हीट Q1 एब्जॉर्ब हो रही है, Q2 रिलीज हो रही है, वो लगातार किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। तीसरी और आखिरी चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है वो है एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो देख लो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो एफिशिएंसी का जो सबसे जनरल फॉर्मूला है उसके मुताबिक एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्नो इंजन की, तो कार्नो इंजन की बात यह है कि उसमें हम इनपुट क्या देते हैं, तो इनपुट हम देते हैं हीट, जो कि अभी हमने प्रोसेस में देखा Q1 थी,
और आउटपुट क्या होता है, तो याद रखो कार्नो साइकिल के अंदर जो आउटपुट है या जो कार्नो इंजन हमें आउटपुट दे रहा है वो है मैकेनिकल वर्क। तो इनपुट बराबर आ गया हीट के यानी कि Q1 के, और आउटपुट हो गया मैकेनिकल वर्क जो कि W है, और वो कितना होगा, सिस्टम को हमने हीट दी थी Q1, उसने रिलीज कर दी थी Q2, तो जो बाकी बचेगी यानी कि जो दोनों का डिफरेंस होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो एफिशिएंसी आ गई Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। एलसीएम को ब्रेक किया, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, Q1 से Q1 कैंसिल, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। और ये बात हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है और जो हीट है इनका रिलेशन है आपस में डायरेक्ट, तो अगर एक फॉर्मूला हमने हीट के लिए देखा है तो सेम वही फॉर्मूला आ सकता है फॉर टेम्परेचर। एफिशिएंसी बराबर आ सकती है 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100, जबकि T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो कॉम्पटन इफेक्ट ये है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे कि गैमा रे या जैसा कि एक्स रे जब जाके टकराती है किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे कि एक्सरे या गैमा रे जब किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो नतीजे में एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को भी अपनी जगह से मूव करवा देती है। और कॉम्पटन इफेक्ट मुकम्मल ये है कि ये जो रेडिएशन है इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, बट आफ्टर कोलिजन उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो किसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैसे कि एक्स रे या गैमा रे का इलेक्ट्रॉन से टकरा के डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी वेवलेंथ का बढ़ना और फ्रीक्वेंसी का कम होना, ये इफेक्ट कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको इस फिगर के जरिए सबसे पहले समझ लो। ये आ रही हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेडिएशन, एक इलेक्ट्रॉन से टकराई, इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला गया और ये जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अगेन देखिए, एक गैमा रे आ रही थी, तो गैमा रे को एक्स रे आ रही थी फॉर एग्जांपल, तो उसको हमने येलो कलर से शो करा, तो जैसे ही वो टकराई, टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ के वो रेड हो गई। अगर मतलब विजिबल होती तो ऐसा नज़र आता कि येलो से उसका जो कलर है वो बढ़ के वेवलेंथ हो गई रेड, बट क्योंकि एक्सरे की बात हो रही है तो कलर में ऐसा डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम देख तो सकते नहीं है एक्सरे को। बट कॉम्पटन इफेक्ट यही है, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से किसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एक्सरे या गैमा रे का टकराना और फिर उसकी वेवलेंथ का बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का एक एंगल पर डिफ्लेक्ट होना, ये कंप्लीट इफेक्ट कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। अब सारी बात ये कि कॉम्पटन इफेक्ट की इतनी अहमियत क्यों है, तो याद रखो ये जो कोलिजन हो रहा है ना इस गैमा रेडिएशन और या एक्सरे रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, तो ये कोलिजन की जो प्रॉपर्टी है तो मैटर की प्रॉपर्टी होती थी, ये कोई वेव की प्रॉपर्टी थोड़ी थी। लेकिन जैसा कि प्लैंक का कहना था कि जो रेडिएशन है ब्लैक बॉडी से इमिट होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, सो इसी वजह से वो मैटर नेचर शो करती है। तो जाहिर सी बात है ये जो रेडिएशन यहाँ से कोलाइड किया है उसने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसने यकीनन शो किया कि वो बिहेव कर रही है लाइक मैटर, ठीक है ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट दरअसल इसी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला कि भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉम्पटन फिजिक्स का, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ कि वाकई रेडिएशन बिहेव कर सकती है लाइक मैटर, ठीक है। लेकिन मुकम्मल तौर पे कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि वेवलेंथ में कितना इजाफा होता है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो ये वाली फिगर दोबारा से देख लो। फॉर एग्जांपल ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी एनर्जी बराबर है एच न्यू वन के, क्योंकि हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो मान लेते हैं कि जब रेडिएशन आके टकरा रही है, इंसिडेंट फोटोन है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू के बराबर, लेकिन क्योंकि अभी टकरा रही है तो इनिशियल है तो मैंने उसको न्यू वन का नाम दे दिया। अच्छा, इसी तरीके से मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच न्यू ओवर सी, तो अभी जो इसका पहला वाला मोमेंटम है P1 हो जाएगा एच न्यू वन के। ये इंसिडेंट फोटोन है जो कि आके टकरा रहा है, उसका टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होगा टकराने के बाद, टकराने के बाद आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया और नतीजे में रेडिएशन यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और मोमेंटम भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पहले तो रेस्ट में था, लेकिन अब उस मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा बराबर mv के, और फॉर एग्जांपल वो एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई है, उस एंगल को हम इलेक्ट्रॉन के एंगल को हम फाई से शो कर देंगे और जो रेडिएशन का एंगल है उसको हम शो कर देंगे थीटा से, ठीक है, क्योंकि बुक में जो है वो थीटा है, वैसे एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि बुक में थीटा है इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि रेडिएशन के एंगल को हम क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। बाकी ये आ गई इसकी फाइनल मोमेंटम, P2 एच न्यू टू अपॉन सी के बराबर होगा, और ये जाहिर कर रहा है स्कैटर्ड फोटोन को, और ये जो रिकॉइल हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि पिछली वाली एनिमेटेड फिगर में मैंने दिखाया था, मुकम्मल तौर पे ऐसा नज़र आएगा
ये आ गई इनिशियल कंडीशंस, ये आ गई फाइनल कंडीशन। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गया और रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो गई, और रेडिएशन का एंगल याद रखना है डेरिवेशन में कि मैं थीटा से शो करूंगा, और जो इलेक्ट्रॉन का है उसको हम शो करेंगे फाई से। ठीक है जी। तो अब सारी कंसिडरेशन सबसे पहले देख लो। E1 क्या है? एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, जिसको मैंने नाम दिया था H-1 का। E0 इनिशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी को हम E0 से शो करते हैं। ठीक है, और उसी E0 को हम क्या कह सकते हैं? बराबर कह सकते हैं m0c² के, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन। और फिर मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, पहले वाला जो मोमेंटम है P1 हो जाएगा H-1/c के, जो कि मोमेंटम का फॉर्मूला है। और मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो उसका इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा 0 के। नाउ क्या हुआ टकराने के बाद? टकराने के बाद जो इसकी एनर्जी है वो यहाँ पर हो गई E2 के बराबर, और E2 में फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क आया तो वो हो गई H-2। फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी। जिस तरीके से दो स्नो बॉल्स टकराती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराई, तो टकराने के बाद अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यकीनन ये जो E2 है ये एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। तो मैं ये तो कह रहा था कॉम्पटन इफेक्ट का मतलब फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना या वेवलेंथ का बढ़ जाना। ठीक है जी। तो एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड फोटोन H-2। अच्छा, फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? क्योंकि अब मूव कर रहा है, पहले अगर E = m0c² था तो अब हो जाएगा E = mc²। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, सॉरी ये जो मोमेंटम है दूसरा वाला फोटोन जो स्कैटर्ड फोटोन था, तो स्कैटर्ड फोटोन का हो जाएगा H-2/c। और फाइनली मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा बराबर mv के। तो ये सारी कंसिडरेशन जो कि फिगर के अंदर लिखी हुई हैं, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी करी। अब इन्हीं को हमने ड्राइव करना है। और याद रखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि रेडिएशन शो कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और वो प्रॉपर्टी है कोलिजन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम तरीक़ेकार भी वही अपनाएंगे जो कि कोलिजन में अपनाया जाता है। कोलिजन में सबसे पहले एनर्जी कंजर्व रहती है, तो टकराने से पहले की टोटल एनर्जी E1 किसकी है? रेडिएशन की। E0 है इलेक्ट्रॉन की। ये बराबर होगी टकराने के बाद की टोटल एनर्जी के। और E2 है फोटोन की, और E है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो वही जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी H-1 प्लस m0c², E2 की वैल्यू H-2 और प्लस mc²। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं ताकि कुछ कॉमन आ जाए, इजी हो जाए थोड़ा सा। सो हमने क्या करा, हमने H-2 को इधर शिफ्ट किया तो हो जाएगा H-1 माइनस H-2, और इसी तरीके से m0c² को इधर शिफ्ट कर दिया तो हो गया mc² माइनस m0c²। इधर से आया H कॉमन और राइट हैंड साइड से आया c² कॉमन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके एक वैल्यू निकाल ली है और उसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे? अब इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यूज़ को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट की वैल्यूज़ को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस में रेडिएशन का मोमेंटम। एक्स एक्सिस में क्योंकि रेडिएशन मूव ही एक्स एक्सिस में कर रही है तो उसका सारा का सारा मोमेंटम एक्स एक्सिस में आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आ गया P1। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वैसे तो 0 है, लेकिन फिलहाल हमने उसको नाम तो दिया था P0, यहाँ पे P0 आ गया। अच्छा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो रेडिएशन के लिए मैंने बोला है कि रेडिएशन के लिए हम लोग एंगल सपोज करेंगे थीटा के बराबर, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम सपोज करेंगे फाई के बराबर। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान रखना है। तो फिर वो क्या हो जाएगा P2 cos थीटा। वैसे तो P2 है इसका फाइनल मोमेंटम, लेकिन उसका हम एक्स कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्स कंपोनेंट की वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? cos थीटा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा तो फाइनल मोमेंटम P है इलेक्ट्रॉन का ये। ठीक है जी, और उसका जो एक्स कंपोनेंट है तो वो जाएगा P cos फाई के बराबर। एक्स कंपोनेंट की वजह से हमने कोसाइन को इस्तेमाल किया। अच्छा जी, P1 की वैल्यू H-1/c, P0 तो 0 था, P2 की जगह पे H-2/c और cos थीटा एज इट इज़, और P की जगह पे P की वैल्यू यानी कि mv cos फाई। अब दोबारा वही काम करा, एक जैसी वैल्यूज़ एक तरफ, तो ये वैल्यू इस तरफ जाके हो जाएगी माइनस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आंसर H-1/c माइनस H-2/c, और साथ में आएगा cos थीटा। कॉमन आ रहा है, H और C को कॉमन लिया तो 𝛎1 माइनस 𝛎2 cos थीटा, और यहाँ पे है mv cos फाई। ये हमारा जो एक्स एक्सिस का था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो मुकम्मल हुआ, तो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है, इनको आगे यूज़ करना है। नाउ हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, मोमेंटम वाई एक्सिस के अंदर। तो सेम वही बात है, P1 लिखेंगे, P0 लिखेंगे, और यहाँ पर P2 के साथ आ जाएगा क्योंकि वो कुछ एंगल बना रहा है P2 साइन थीटा, और फिर इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा P साइन फाई। ठीक है, P1
क्योंकि सारा का सारा एक्स एक्सिस के अंदर आ गया, आप देखो जो रेडिएशन है वो मूव सिर्फ एक्स एक्सिस में कर रही है। जो मूव सिर्फ एक्स एक्सिस में कर रही है तो उसका वाई कंपोनेंट जो होगा मोमेंटम का वो बराबर होगा ज़ीरो के, और बाकी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो था ही ज़ीरो, तो उधर ज़ीरो आ गया। P2 की वैल्यू h/2/c यहाँ पे कॉस के साथ थी, इधर साइन के साथ आ गई। और हाँ, एक बात है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा दोनों के दरमियान में, उसकी वजह यह है कि आप देखो गौर से, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, ये एक जो है इसमें से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, और रेडिएशन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी दोनों जो मूव कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के जो वाई कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और अगर वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो दोनों में से कोई एक माइनस लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल वो माइनस हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के साथ लिखा, फ़र्क नहीं पड़ता वही रेडिएशन के साथ भी अगर आता, तो एम वी साइन फाई रीअरेंज करेंगे, ठीक है, एम वी साइन फाई को अलग कर लिया, तो यानी कि माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो h/2/c साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन फाई। ठीक है जी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व ऐसे करना है कि एक्चुअली हमें एलिमिनेट करना है m को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास तो हमें पता है, लेकिन वो इन स्टेट ऑफ मोशन है तो मास कितना होगा वो स्पीड पर डिपेंड करता है, और स्पीड भी हमें नहीं पता, और हमें एंगल भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन का जिस पर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना हमें उसकी ज़रूरत है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो यानी हम जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ के लिए कर रहे हैं कि वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आता है ड्यू टू कॉम्पटन इफेक्ट, तो उसमें हमें फाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंगल था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को इस तरह से सॉल्व करना है कि m, फाई और v एलिमिनेट हो जाए। अब इसके जो सोल्यूशन है ना उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, बट वो हमें यहाँ पे करना नहीं है, सेकेंडरी लेवल पे हमारे स्कोप से बाहर की बात है ये। हमें जो है वो सिर्फ क्या करना है, फिलहाल हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स होते क्या हैं, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं करने, हमें बस डायरेक्ट आंसर लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायरिंग की जाती है, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर किया जाता है, इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर किया जाता है, और जो भी सिम्प्लीफिकेशन है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सब कुछ किया जाता है। और फिर क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर होता है इक्वेशन नंबर 3 के स्क्वायर से जो है वो ऐड कर देते हैं दोनों को, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को ऐड करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन दोबारा से होती है, कैंसिलेशन होती है, और फिर जो आंसर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के स्क्वायर में से, और फिर दोबारा रिप्लेस करते रहते हैं, और बस कोशिश ये होती है हमारी कि m, फाई और न्यू जो v है यानी कि स्पीड है इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाए। जब ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है, और हम लोगों ने उस डायरेक्ट आंसर को समझना है, पेपर में भी आपने वही लिखना है, ये सारे स्टेप्स शो नहीं करने। तो फॉर्मूला बनता है 1/μ2 माइनस 1/μ1 इज इक्वल टू h/m0c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैं जो है वो इसकी एक डेरिवेशन करके यहाँ पे आई बटन के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई वो डेरिवेशन देखना चाहे तो आई बटन में देख सकता है, बट सेकेंडरी लेवल पर उसे लिखा नहीं जाता, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, कि आपने लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपने एलिमिनेशन का वो पॉइंट बताने के बाद इस वाली इक्वेशन पे आना है, 1/μ2 माइनस 1/μ1 इज इक्वल टू h/m0c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अभी क्या है, हमें वेवलेंथ चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, इस सी से मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा c/μ2, यहाँ पे c/μ1, और फिर यहाँ पे h/m0c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, और एक फार्मूला पता है हमें, लेमडा बराबर होता है c/न्यू के, तो ये न्यू 2 है तो इसका मतलब वो λ2 हो जाएगा, और ये λ1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे λ2 माइनस λ1 इज इक्वल टू h/m0c, एक c से एक c कैंसिल हो चुका था, 1 माइनस कॉस थीटा, और यही जो लिखा हुआ है λ2 माइनस λ1 ये आ सकता है डेल्टा लैम्डा के बराबर। सो जो शिफ्ट इन वेवलेंथ आता है, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, जिसको हम डेल्टा लैम्डा से शो करते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है जो कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो कांस्टेंट है, यानी कि जो कॉम्पटन शिफ्ट आता है वेवलेंथ में वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है, कि भाई किस एंगल के साथ वो जो रेडिएशन थी वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन है, और ये वाइब्रेटिंग एटम्स हैं। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की वो इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ये जो एटम्स हैं इनकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी।
ये एटम्स पहले से ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और अगर एटम्स पहले से ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो ज़्यादा टकरा सकते हैं, और ज़्यादा टकराने का मतलब उनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो ये बात तो कंफर्म है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एटम्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मेटल आइंस वाइब्रेट मोर, ठीक है, जो मेटल के आइंस हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, सो देर आर मोर कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स, और अगर कोलिजन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय यूनिट रेजिस्टेंस, वो यूनिट रेजिस्टेंस जो कि होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि चेंज है तो दोनों में बराबर होता है, केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, उसको भी फॉर्मूले को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस एक वायर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो है R0, एंड एट अ हायर टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर है, उस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो हो गई RT। तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ चेंज इन रेजिस्टेंस, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल थी RT, उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल यानी कि R0 फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर, जबकि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर 0 से बढ़कर, ये 0 से बढ़कर कितना हो रहा है, T डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इफ़ वी डिनोट द चेंज इन द रेजिस्टेंस एज डेल्टा आर, डेल्टा आर से अगर चेंज इन रेजिस्टेंस को शो करते हैं और टेम्परेचर के चेंज को, जो कि T डिग्री माइनस 0 डिग्री है वो डेल्टा T है, देन हम ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक्चुअल रेजिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्टेंस थी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन टेम्परेचर। देखो, चेंज इन टेम्परेचर तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आयंस ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे मेटल के, और अगर आयंस ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, सो रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, R0 अगर एक्चुअल रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है, पहले ही कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, यानी कोलिजन्स अगर पहले ही ज़्यादा हो रहे हैं तो चेंज भी ज़्यादा आएगा, तो डेल्टा R इंक्रीज होगा एज R0 इंक्रीजेस। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और आएगा कांस्टेंट, आने वाला कांस्टेंट भी अल्फा है, जबकि अल्फा किसे शो करता है, वैसे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम डिफाइन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो कैसे, सबसे पहले देख लो डेल्टा आर कैसे, किसके बराबर था, RT माइनस R0, ठीक है, ये आ गया, और अल्फा R0 एज इट इज़, और डेल्टा T की जगह पे वैसे हम लिख सकते हैं T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 0 से मेजर किया जा रहा है। बहरहाल रीअरेंज करा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 डेल्टा T। तो ऊपर आ रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेल्सियस या केल्विन में हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था अल्फा की डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन रेजिस्टेंस, देख लो चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब हो गया RT माइनस R0 पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि R0, और केल्विन भी हो सकता है, पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि चेंज है तो सेल्सियस में हो, केल्विन में इक्वल होता है, सो अल्फा को हम डिफाइन कर सकते हैं इसी तरीके से।